आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डिसीज आर्ट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अर्थशास्त्र पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। पाठ सार नंबर 1 आर्थिक गतिविधि ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। 2 प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के लिए वितरण, व्यापार, परिवहन, संचार व अन्य उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना आदि। सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। सकल घरेलू उत्पाद किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र में हुई है। इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे सेवाओं का समुचित प्रबंध, परिवहन, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता आदि। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी देते हैं तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रछन्न या छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक है। शिक्षित बेरोजगार जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। कुशल श्रमिक जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अकुशल श्रमिक जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। संगठित क्षेत्र वे उद्यम या कार्य जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का पालन करते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, यहाँ प्राय सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता। दोहरी गणना की समस्या ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। असंगठित क्षेत्र भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी आदि। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 केंद्रीय सरकार ने प्रारंभ में 200 जिलों में काम का अधिकार कानून लागू किया, फिर इसे देश भर में लागू किया। मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी अकुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार निश्चित मुहैया कराया जाता है। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में रोजगार प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर। प्रश्न सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। उत्तर परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा आदि। प्रश्न अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? उत्तर दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। प्रश्न सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उत्तर
उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र का। प्रश्न, संगठित क्षेत्र की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर, संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों व विनियमों का अनुपालन करना होता है। प्रश्न, रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? उत्तर, 2005 में। प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि। प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर, सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न, टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? उत्तर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्तर, अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। प्रश्न, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर, संगठित क्षेत्र में। प्रश्न, भारत में प्राथमिक क्षेत्र की क्या विशेषता है? उत्तर, सर्वाधिक रोजगार। प्रश्न, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र एक, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण। 2, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है। 3, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। 4, रोजगार सुरक्षा दी जाती है। 5, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। निजी क्षेत्र एक, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व। 2, सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। 3, अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। 4, रोजगार असुरक्षित होते हैं। 5, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती। प्रश्न, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1, यह क्षेत्र सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता। 2, न्यूनतम वेतन मिलता है। 3, रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती। 4, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता। 5, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। प्रश्न, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है? उत्तर, संगठित क्षेत्र 1, अधिक वेतन प्राप्ति। 2, नौकरी सुरक्षित। 3, कार्य की स्थितियां अच्छी। 4, कर्मचारी योजनाओं का लाभ। 5, कार्य अवधि निश्चित। असंगठित क्षेत्र 1, कम वेतन प्राप्ति। 2, नौकरी सुरक्षित नहीं। 3, निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां। 4, कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं। 5, कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं। प्रश्न, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान बताइए। उत्तर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसके प्रावधान निम्न हैं। 1, राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी। 2, रोजगार नहीं मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। 3, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान होना। 4, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। 5, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को प्राथमिकता से रोजगार प्रदान करना। प्रश्न, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक
व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों व परिवहन की आवश्यकता होती है। 2. विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। 3. प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात आदि। 4. तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर है। किसी एक की अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां बताओ। उत्तर, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन। 2. पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना। अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन। 4. मूलभूत सुविधाएं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। 5. आसान शर्तों पर ऋण व आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रश्न, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। उत्तर, 1. रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते। 2. कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है। 3. संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। 4. अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। 5. वस्तुओं व सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। प्रश्न, आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं। असंगठित क्षेत्र के किसी कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे। उत्तर, 1. काम के निश्चित घंटे होंगे। 2. निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। 3. चिकित्सा सुविधाएं व पेंशन सुविधा मिलेगी। 4. सवेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलेगा। 5. कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होगी। 6. अनुचित शोषण नहीं होगा। प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर, 1. इसमें ढांचागत सुविधाओं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। 2. लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। 3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। 4. अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है। 5. श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। प्रश्न, छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो तो उनमें से कुछ लोगों को यदि काम से निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के अनावश्यक लोगों को छिपे हुए बेरोजगार या अदृश्य बेरोजगार कहा जाता है और इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में 6 व्यक्ति लगे हुए हों। शहरी क्षेत्र में किसी दुकान पर 2 की आवश्यकता के स्थान पर 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हों। प्रश्न, भारत में कृषि असंगठित क्षेत्र है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। उत्तर की पुष्टि करें। उत्तर, कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। इस कथन से सहमत हैं क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं, मजदूरों की सुरक्षा नहीं, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है, कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं, रोजगार सुरक्षित नहीं, नियम विनियम का अनुपालन नहीं। प्रश्न, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे हैं। 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों में
किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजार में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्रकों के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।